डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 1। काशी किसी को नहीं छोड़ती। काशी जो आया वह कभी न लौट सका। गंगा काशी पहुंची तो मोक्ष वाहिनी बन गए। शिव पहुंचे तो महादेव, शक्ति पहुंची तो गौरा, जहां पहुंची शब्द तो वेद बने, और तुलसी पहुंची तो रच गया श्री रामचरितमानस। काशी जहां के घाटों पर हजारों कहानियां शुरू होती है लेकिन उनका अंत नहीं होता। काशी जहां पर महादेव ने प्यार को सिर्फ सिखाया नहीं, उसे जिया भी। काशी जहां पर संपूर्ण महादेव का नाम भी पार्वती के बिना अधूरा है, तभी तो कहते हैं पार्वती पते हर हर महादेव। बनारस, जिसे लोग प्यार के प्रतीक के रूप में जानते हैं, उसी बनारस के मणिकर्णिका घाट पर एक लड़की सीढ़ियों पर खड़ी है जिसने व्हाइट रंग का सलवार सूट पहन रखा है और उसके ऊपर हरे रंग का दुपट्टा लिए घाट पर खड़ी जल रही चिंताओं को देख रही है। उसके लंबे घने बाल हवा की वजह से उड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहती हवा में उसके बाल भी बह रहे हैं। वह लड़की जिसके पैरों में चप्पल के नाम पर कुछ 1-2 साल पुराने स्लीप थे, कानों में छोटी छोटी बालियां, हाथों में कांच की कुछ चूड़ियां थी जिनका रंग फीका हो चुका था। उसकी खाली आंखें जिनमें कोई दुख, कई परेशानियां और कुछ सवाल थे जो वह शायद महादेव से करना चाहती थी। ऐसी सादगी में भी वह लड़की चांद से भी खूबसूरत थी। जो उसे एक बार देख ले उसकी सादगी में खो जाए। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था जिसमें ठूस ठूस कर सब्जियां रखी हुई थी। वह लड़की बस शांतसी जलती हुई चिता और को देख रही थी, तभी पीछे से एक शांत एवं मनमोहक आवाज आती है, ये संसार का सत्य है गौरी। गौरी पीछे मुड़कर देखती है तो मठ के महापंडित जी अपने हाथ में झोला लिए उसे ही देख रहे थे। गौरी उनके पास आती है और अपने हाथ में पकड़े थैले को जमीन पर रखते हुए 2 हाथ जोड़कर महापंडित जी से अपनी प्यारी पतली और मधुर आवाज में मुस्कुरा कर कहती है, महापंडित जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? महापंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम बिल्कुल ठीक है गौरी बेटा। उद्धरण चिन्ह। महापंडित जी की बात सुनकर गौरी खामोश हो जाती है। महापंडित जी गौरी के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, किस दुविधा में है? गौरी सोचते हुए महापंडित जी से कहती है, जब मैं और लड़कियों को अपने पापा के साथ हंसते मुस्कुराते हुए देखती हूँ तो सोचती हूँ कि महादेव ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों आज मेरे पास पापा नहीं है? अगर वह आज हमारे साथ होते तो शायद हालात कुछ और होते। महापंडित जी अपने हाथ पीछे बांधते हुए कहते हैं, गौरी, ये तो जीवन का सत्य है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर महादेव ने तुम्हारे सर से पिता का हाथ छीना है तो तुम्हारे लिए किसी को बनाया होगा जो सिर्फ तुम्हारे लिए जिएगा। कोई भी घटना ऐसे ही नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद अवश्य होता है। शायद तुम्हारी जिंदगी में ये होना आवश्यक था। उद्धरण चिन्ह। गौरी अपने मुरझाए चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए कहती है, जी महापंडित जी, अब तो उसी उम्मीद में जी रही हूँ कि कोई आएगा और मुझे इस नर्क से बाहर ले जाएगा। महापंडित जी उसे कहते हैं, अवश्य बेटा, और वह दिन ज्यादा दूर नहीं है। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। इतना कहकर महापंडित जी महादेव के मंदिर की ओर चले जाते हैं। महापंडित जी और गौरी के बाबा दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए यह पंडित जी गौरी को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। गौरी वहां से जाने को होती है कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। इसके ऊपर लिखा नाम देखकर गौरी डर जाती है, अपने कांपते हाथों से कॉल उठाती है। कॉल उठते ही सामने से चिल्लाने की आवाज आती है, अरे कहाँ मर गई कल मुही, अब वापस घर आएगी या भूखे मर जाए हम सब। गौरी डरते हुए कहती है, नहीं बड़ी माँ, हम अभी पहुँचते हैं घर। सामने से गुस्से में आवाज आती है, 5 मिनट में मुझे तू वापस घर पर चाहिए, वरना तू जानती है तेरा और तेरी माँ का क्या हाल होगा। गौरी जल्दी जल्दी भागते हुए कहती है, नहीं नहीं, बस हम पहुंच गए। तब तक सामने से कॉल कट हो जाती है। गौरी का घर मणिकर्णिका घाट से कुछ ही दूरी पर था। शायद डर की वजह से जिस घर पहुंचने के लिए 10 से 15 मिनट लगती थी, उसी घर पर गौरी को आज पहुंचने में 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगा। गौरी एक घर के आगे आकर रुकती है और गहरी गहरी सांस लेती है। उसके बाद घर का छोटा सा लकड़ी से बना गेट खोलकर घर के अंदर चली जाती है। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह गौरी के पूर्वजों का बनाया हुआ छोटा सा घर है। गेट से अंदर आकर गौरी अपने टूटे फूटे स्लीपर उतार देती है और अंदर जाने लगती है।
अभी वह दरवाजे से अंदर ही आई थी कि हॉल में बैठी एक बुजुर्ग औरत जो दिखने में 70-80 की होगी वह पान मुंह में डालते हुए कहती है, क्यों रे कहाँ मुंह मारने ये गई थी जो आने में इतनी देर लगी। माँ बेटी को बस काम चोरी करना आता है, दोनों ही निकम्मी है, अब मेरा मुंह क्या देख रही है, जा जाकर खाना बना। गौरी अपना सिर झुकाकर चुपचाप किचन में चले जाती है। किचन में एक औरत ग्रीन टी बना रही थी, उसने सीवलेस ब्लाउज पर पतली सी नेट की साड़ी पहन रखी थी। उसने अपनी झुर्रियों को मेकअप से ढक रखा था लेकिन फिर भी वह दिखाई दे रही थी। जैसे ही उस औरत की नज़र गौरी पर जाती है वह ग्रुप डी का कप किचन की प्लेटफॉर्म पर रख देती है। फिर गौरी पर गुस्सा करते हुए कहती है, जब तुझे पता है कि मुझे उठते ही पहले हाथ में ग्रीन टी चाहिए तो तू मुझे ग्रीन टी दिए बिना मार्केट सब्जियां खरीदने कैसे चली गई। गौरी अपना सिर झुकाकर डरते हुए कहती है, माफ़ कर दीजिए चाची, वह बड़ी माँ ने कहा था सब्जियां खरीदने जाने को। औरत जिसका नाम नेत्रा था वह गौरी के पास आकर कहती है, तुझे पहले मेरा काम करना चाहिए ना कि उसका। आए बड़ी बड़ी माँ वाली हम्मम, पहले जल्दी से मुझे ग्रीन टी बना कर दे, मैं हॉल में ही बैठी हूँ। गौरी जल्दी से प्लेटफॉर्म पर जाकर ग्रीन टी बनाते हुए कहती है, हम अभी ग्रीन टी बनाकर खाते हैं। नेत्रा वहाँ से चली जाती है। गौरी जल्दी से ग्रीन टी बनाने लगती है। तभी हॉल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, आज चाय नाश्ता मिलेगा या भूखे ही ऑफिस चले जाएं। गौरी चिल्लाकर कहती है, अभी लाते हैं बड़े पापा। गौरी गैस ऑन गलती है और जल्दी से चाय उबलने को रख देती है। वहां पर नाश्ता पहले ही बनाया हुआ रखा था। गौरी समझ जाती है कि यह नाश्ता उसकी माँ ने बनाया है। दरअसल इस घर में घर का सारा काम, रसोई का सारा काम गौरी और उसकी माँ यशोदा जी को ही करना होता था। लेकिन फिर भी इस घर में उन दोनों की कोई अहमियत नहीं थी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह दोनों जिए या मरे, बस उन्हें वक्त पर काम हो जाना चाहिए। यशोदा जी शायद कुछ काम कर रही थी, इसलिए गौरी ही जल्दी से चाय नाश्ता और ग्रीन टी लेकर हॉल में बने छोटे से डाइनिंग टेबल पर रख देती है। कुछ ही देर में सभी लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। इस घर में कुल 9 सदस्य रहते थे, जिनमें गौरी, उसकी माँ यशोदा त्रिवेदी, उसकी दादी जिनका नाम गंगा था लेकिन हकीकत में वह गंगा शी पवित्र नहीं थी, वह गौरी और यशोदा जी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, बोलो ना उनकी आंखों का कांटा था जो हर रोज उन्हें चुभता था। गौरी के बड़े पापा और बूढ़ी माँ जो सिर्फ और वक्त अपना फायदा देखते थे, उनके लिए गौरी और यशोदा जी मुफ्त की नौकरानी आती जिन्हें पगार भी नहीं देना पड़ता था और काम अच्छे से हो जाता था। उनकी एक बेटी थी जो उन्हीं की तरह बदतमीज और बिगड़ी हुई थी, उसका नाम गागी त्रिवेदी था। ज़्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ बाहर ही रहती थी। कुछ और लोग भी थे जिनमें से एक को तो आप मिल चुके हैं, नेत्रा त्रिवेदी, विनय त्रिवेदी की पत्नी और गौरी की चाची। नेत्रा को अपनी उम्र से छोटा देखने का शौक था, इसलिए वह हर वक्त अपने चेहरे पर मेकअप लगाया करती थी। इनका एक बेटा भी था जिसका नाम विहान त्रिवेदी। विहान अपने माँ बाप के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। एक वही था जो वो गौरी को अपनी बहन और यशोदा जी को वह इस घर की बहू मानता था। बाकी सब के लिए तो वह दोनों नौकर ही थे। दरअसल विहार गागी और गौरी से बड़ा था। गौरी के पापा किशन जी पढ़ाई करने के बाद विदेश चले गए थे पैसे कमाने के लिए। 1-2 साल बाद वह अपने बड़े भाई किशोर जी को भी अपने साथ विदेश ले गए थे, जिस वजह से विहान के पापा विनय जी की शादी उन दोनों से पहले होने की वजह से उन्हें पहले बेटा आ गया। कुछ सालों बाद किशोर जी और किशन जी दोनों की शादी हो गई। किशन जी को पहले बेटी हुई गौरी और फिर किशोर जी की पत्नी निहारिका जी को बेटी हुई गागी, लेकिन गौरी की जन्म के 5 साल बाद ही किशन जी का निधन हो गया और किशोर जी एवं विनय जी ने सारी प्रॉपर्टी और विदेश से कमाकर लाया सारा पैसा अपने नाम कर लिया। इसलिए अब गौरी और उसकी माँ यशोदा जी दोनों की हैसियत नौकरानी से ज़्यादा नहीं है। गौरी की दादी तो पहले से ही यशोदा जी को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उनके बेटे के लिए यशोदा जी को उनकी सासू माँ ने पसंद किया था, उन्होंने नहीं, इसलिए शायद वह कभी उन्हें अपना ही नहीं सकी, ना ही अपने बेटे की बेटी को। गौरी और यशोदा जी के अलावा उन दोनों का कोई सहारा नहीं है, वह दोनों ही एक दूसरे को सहारा देती है। क्या महादेव गौरी की जिंदगी में ऐसे किसी शख्स को भेजेंगे जो उसे इस नर्क से बहुत दूर ले जाए। एपिसोड 2 से कहती है, चुप करो तुम, तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, जब तक तुम्हारी पढ़ाई खत्म नहीं होगी तुम्हारी शादी नहीं होगी। गागी झुंझलाकर कहती है, लेकिन माँ। उसके कुछ कहने से पहले ही निहारिका जी उसे चुप करवा कर कहती है, गागी अपना मुंह बंद करो और कमरे में जाओ अपने। गागी अपने पैर पछड़ते हुए अपने कमरे में चली जाती। नेत्रा अच्छी बनते हुए कहती है, दीदी आपने खामोखा उसे डांट दिया, वह तो सिर्फ आपको बता रही थी कि वह शादी के लिए मरी जा रही है। निहारिका जी उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए डोंट मार कर कहती है, तुम्हें मेरी बेटी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है नेत्रा, पहले जाकर यह पता लगाओ कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है।
नेत्रा निहारिका जी को जवाब देने जा रही थी, लेकिन विनय उसका हाथ पकड़ के कुछ न बोलने का इशारा करते हैं। दादी निहारिका जी से कहती हैं, लेकिन तुम्हें अचानक इसकी शादी का ख्याल कैसे आया? निहारिका जी दादी की ओर देखकर कहती हैं, आप तो पूरा दिन झूले पर बैठकर पान खाने में निकाल देती हैं, ना आपको अपने बच्चों की परवाह है ना अपने घर की। अब किसी को तो अब सोचना होगा, घर के बच्चे बड़े हो गए हैं। दादी हंसकर कहती हैं, हाँ जरूर, तुमने सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। किशोर जी अपनी जगह से खड़े होते हुए निहारिका जी से कहते हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कल की सारी तैयारियां देख लेना और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो विनय से मंगवा लेना। फिर वह विनय की ओर देखते हैं और कहते हैं, क्यों विनय, इतना तो तुमसे होगा ना? विनय अपने दांत दिखाते हुए कहते हैं, हाँ भैया आप फिक्र मत कीजिए, आप ऑफिस जाएं, मैं सब कुछ देख लूंगा। निहारिका जी किशोर जी को टिफिन देते हुए कहते हैं, ये टिफिन ध्यान से खा लेना। किशोर जी टिफिन लेकर वहां से ऑफिस के लिए चले जाते हैं। दादी भी जाकर झूले पर बैठ जाती है और फिर से पान चबाने लगती हैं। विनय और नेत्रा अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाते ही नेत्रा गुस्से में विनय से कहती है, बड़े आए भाभी के चमचे, पूरा दिन भाभी भाभी करके पीछे घूमते रहते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने सालों के बाद भी तुम्हारी इस घर में कोई औकात नहीं है। विनय जी नेत्रा को अपनी ओर घुमाकर उसे समझाते हुए कहते हैं, अरे भाग्यवान, तुम समझ नहीं रही, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मुझे इस घर से निकाल देंगे। वैसे भी हम तीनों का खर्चा भाई साहब ही उठा रहे हैं, अगर हमने उनका कहा नहीं माना तो हमारा खर्चा कौन उठाएगा? नेत्रा अपना मुंह फेरते हुए कहती है, तो क्या मेरी पूरी जिंदगी उनकी जी हजूरी करने में ही निकल जाएगी? विनय कहते हैं, अरे नहीं, पागल हो क्या, बस एक बार किशन भाई की वो दुकान अपने नाम हो जाए, फिर देख मैं कैसे उसमें अपना बिजनेस शुरू करता हूँ। नेत्रा कहती हैं, बड़े आए बिजनेस शुरू करने वाले, पहले दुकान तो अपने नाम करो। विनय हंसते हुए नेत्रा से कहते हैं, बस अब कुछ वक्त, और वैसे भी भाभी ने लड़के वालों को बुलाकर हमारा काम और भी आसान कर दिया है। बस एक बार वह लड़का गौरी को पसंद कर ले और उस दोनों की शादी हो जाए। अगर एक बार गौरी से चली गई, उसके बाद उस यशोदा से तो मैं सिग्नेचर करवा ही लूंगा। नेत्रा खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। विनय उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपना ख्याल रखो। दूसरी तरफ हॉल में निहारिका जी यशोदा जी से कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं जो भी कर रही हूँ तुम दोनों की भलाई के लिए कर रही हूँ। और हाँ, आज शाम को मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ तुम दोनों के लिए नए कपड़े लेने, कल तुम दोनों वही कपड़े पहनोगे। यशोदा जी कहती है, ठीक है, जैसा आप कहे दीदी। फिर निहारिका जी गौरी की ओर देखकर कहती है, आज शाम को जल्दी सो जाना, कल तुम्हें बहुत सुंदर दिखना है, अगर तुम्हारी शादी वहाँ हो गई तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। गौरी धीमे से कहती है, जी बड़ी माँ, जैसा आप कहे। निहारिका जी वहां से चली जाती है। यशोदा जी और गौरी जल्दी से डाइनिंग टेबल साफ करने लगती है। शाम का वक्त, निहारिका जी शॉपिंग से वापस आ चुकी थी। वह गागी के रूम का दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, गागी बेटा दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आती है, आप यहाँ क्यों आए हैं, जाए उस फटीचर के पास। निहारिका जी परेशान होकर कहती है, अरे बेटा, तुम अपनी माँ को नहीं जानती क्या, एक बार दरवाजा तो खोलो। कुछ देर अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। कुछ देर बाद किसी के अंदर से रूम खिलौने की आवाज आती है। गागी दरवाजा खोल देती है तो निहारिका जी अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वह दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। गागी मुंह चढ़ाते हुए कहती है, माँ आप क्यों आए हो, तो सुबह तो कितना चिल्ला रही थी मुझ पर। निहारिका जी उसे बैग पर बिठाते हुए कहती है, क्योंकि अगर मैं उस वक्त तुम पर चिल्लाती नहीं तो मुझे वजह देनी पड़ती सबको कि मैं तुमसे पहले उसकी शादी क्यों करवा रही हूँ। गागी जुझला कर कहती है, तो क्या मेरी शादी मेरी पढ़ाई के बाद ही होगी? तुम जानती हो ना, मैं और मितेश एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। उसके फॉरेन के वीजा भी आ चुके हैं, लेकिन वह सिर्फ मेरे लिए रुका हुआ है। वह तो आज शाम को वह तुमसे बात करने आने वाला था। निहारिका जी समझाते हुए कहती है, मैं जानती हूँ बेटा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन तुम मुझे बस 5 दिन का वक्त दो। मैं किसी भी तरह ये गौरी को मना कर कल उसकी सगाई करवा दूंगी और परसों उसकी शादी। उसके 2 दिन बाद तुम मितेश को लेकर घर वालों को मिला सकती हो। फिर तुम और नितेश जब कहोगे तब तुम दोनों की मैं शादी करवा दूंगी। गागी अपनी माँ से कहती है, लेकिन माँ तुम इतनी श्योर कैसे हो कि कल आने वाला लड़का उस गौरी को शादी के लिए हाँ कहेगा? निहारिका जी हंसते हुए कहती है, तुझे पता है वह लड़का कौन है? मोंटू बिश्नोई। गागी खुश होते हुए कहती है, क्या सच में माँ? अगर कल मोंटू आने वाला है तो यह शादी होना तय है। अब तो गौरी को उस गुंडे से कोई नहीं बचा सकता।
इतना कहकर दोनों ही हंसने लगती हैं, लेकिन कोई था जो उस कमरे की खिड़की पर खड़ा होकर गुस्से में सारी बातें सुन रहा था। कौन है जिसने निहारिका जी और गागी की बातें सुन ली है? क्या सच में निहारिका जी गौरी की शादी एक गुंडे से करवाने जा रही हैं? एपिसोड 3। गागी को मनाने आई निहारिका जी उसे बताती है कि गौरी की शादी बनारस के गुंडे मोंटू के साथ होने वाली है। उसकी शादी के 2 दिन बाद गागी और उसके बॉयफ्रेंड मितेश की शादी की बात वह घर में करेगी। दूसरी तरफ यशोदा जी और गौरी रात के खाने की तैयारियां कर रही थी। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। यशोदा जी और गौरी सबको खाना देती हैं। सभी लोगों ने अभी खाना खाना शुरू ही किया था कि घर का दरवाजा खोल एक लड़का घर के अंदर आता है। वह लड़का थोड़ी गुस्से में लग रहा था। तभी नेत्रा उस लड़के को देखकर कहती है, अरे रेहान, तुम वापस आ गए, आओ हमारे साथ खाना खाने बैठ जाओ। वह लड़का देखने में बहुत ही सुंदर था। रेहान को विरासत में अपनी माँ की खूबसूरती मिली थी, जिस वजह से वह बहुत ही खूबसूरत और लंबा चौड़ा था। उसके गोरे चेहरे पर हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी और मूंछें उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उस लड़के ने फॉर्मल पैंट शर्ट पहन रखी थी जिसमें उसकी बॉडी साफ दिखाई दे रही थी। रेहान कमरे में जाते हुए नेत्रा से कहता है, आप खाना खा लो मॉम, मैं बड़ी माँ और गौरी के साथ खाना खाऊंगा। नेत्रा का मुंह उतर जाता है। निहारिका जी और गागी हल्के से मुस्कुरा देती हैं, जिसे देखकर नेत्रा और भी चील जाती है। नेत्रा अपना गुस्सा यशोदा जी और गौरी पर निकालते हुए कहती है, पता नहीं तुम दोनों ने उस पर क्या काला जादू किया है। उसे तुम दोनों के अलावा इस घर में सभी बुरे लगते हैं, अपने माँ बाप भी। उसे अच्छे से खाना खिलाना, वरना तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। वह दोनों हाँ मैं अपना सिर हिला देती है। निहारिका जी हंसते हुए नेत्रा से कहती है, अगर तुम खाना नहीं दोगी तो तुम्हारा बेटा भी नहीं खाएगा। फिर क्या करोगी नेत्रा? उद्धरण चिन्ह। नेत्रा उनकी बात सुनकर खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे विनय भी चले जाते हैं। निहारिका जी हंसते हुए गौरी से कहती है, आज जल्दी सो जाना, कल तुम्हें अच्छा दिखना है। कुछ देर बाद एक एक कर सभी लोग चले जाते हैं। यशोदा जी गौरी से कहती है, बेटा तुम जाकर रेहान को बुला लाओ, मैं हमारे लिए खाना निकालती हूँ। गौरी जाकर रेहान को बुला लाती है। रेहान डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहता है, जल्दी से मुझे खाना दीजिए, मुझे भूख लगी है। यशोदा जी उसे खाना देते हुए कहती है, हाँ बेटा, मुझे पता था कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैंने तुम्हारा खाना पहले से ही निकाल दिया है। ये सुनकर रेहान खाना खाने लगता है। गौरी खाते हुए रेहान से पूछती है, भैया आज आप गुस्से में क्यों लग रहे हैं? रेहान को शाम वाली बात याद आती है, जब वह अपनी कुछ काम से शाम को घर आया था और उसने निहारिका जी और गागी की बातें सुन ली थी। रेहान उन दोनों की ओर देखकर सीरियस होकर कहता है, मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन अभी नहीं, हमारे आसपास कोई ना कोई जरूर होगा। मैं कुछ देर बाद आपके कमरे में आऊँगा, तब बताता हूँ। फिर वह तीनों जल्दी से खाना खत्म कर लेते हैं। यशोदा जी और गौरी रेहान के कहने पर वक्त से पहले काम खत्म कर अपने कमरे यानी स्टोर रूम में चली जाती हैं। कुछ देर में रेहान स्टोर रूम में आता है और अंदर से स्टोर रूम का दरवाजा और खिड़कियां बंद कर लेता है। यशोदा जी परेशान होते हुए कहती है, रेहान बेटा, बात क्या है जो तुम खिड़की और दरवाजे बंद कर रहे हो? गौरी भी परेशान होकर पूछती है, हाँ भैया, बात क्या है? रेहान उन दोनों के पास आता है और वहां रखी लकड़ी की 2 कुर्सियों पर उन्हें बिठा देता है और खुद एक छोटा सा टेबल लाकर उन दोनों के सामने बैठ जाता है। रेहान गुस्से में गौरी से पूछता है, क्या आज बड़ी माँ ने तुम्हारी शादी बात की है? यशोदा जी कहती हैं, शादी की बात नहीं रेहान बेटा, वह लोग सिर्फ कल गौरी को देखने आने वाले हैं, अगर उन्हें गौरी पसंद आ गई तो ही आगे बात बढ़ेगी। रेहान परेशान होते हुए कहता है, लेकिन आप दोनों ने इसके लिए हाँ कैसे से कह दी? आप जानती हैं नावल कैसी है? यशोदा जी शांति से कहती है, क्योंकि उन्होंने बताया कि वह बहुत अच्छा परिवार है और अगर गौरी की शादी वहां पर हो गई तो वह पूरी जिंदगी खुश रहेगी। रेहान गौरी की ओर देखकर कहता है, लेकिन गौरी, तुम तो मना कर सकती थी ना? तुम तो अच्छे से जानती हो कि वह कैसी औरत है, वह लोग अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते। गौरी परेशान होते हुए कहती है, माँ ने कहा इसलिए मैंने फिर कुछ नहीं बोला। रेहान यशोदा जी का हाथ पकड़ के प्यार से कहता है, बड़ी माँ, आपको पता है एक कान्हा जी और एक मैं दोनों ही इस दुनिया में एक भाग्यवान है, क्योंकि हम दोनों को ही यशोदा माँ मिली। बस फर्क इतना है कि उनकी अपनी माँ ने मजबूरी में उन्हें अपने आप से दूर किया और मेरी माँ ने मुझे अपने शौक की वजह से। जब से आप शादी करके इस घर में आई थी, उन्होंने मुझे आपको सौंप दिया था। उन्होंने कभी मुझे माँ की तरह प्यार नहीं किया, उन्हें बस अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में जाना ही आता था।
और मेरे पापा, उनकी तो बात ही नहीं की जा सकती। बस पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमना और रात को थक कर सो जाना। उनको तो शादी याद भी नहीं था कि उनका एक बेटा भी है। आप ही थी एक मेरे साथ, जिन्होंने मुझे माँ की तरह प्यार दिया, जो मेरे साथ बुखार हो या मेरे एग्जाम मेरे साथ जगी। इसलिए मुझे इस घर के किसी भी सदस्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। मेरी दुनिया सिर्फ आप दोनों ही हो, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप दोनों के साथ कुछ गलत हो। यशोदा जी उसके गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से कहती हैं, लेकिन बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है? बल्कि उन्होंने तो हमारी गौरी के बारे में सोचा। मेरे लिए तो यही बड़ी बात है। अगर उसकी शादी हो गई और वह खुश रहेगी तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रेहान उनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि हर माँ का तो सपना होता है कि उसकी बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में हो, जहाँ वह खुश रह सके, जहाँ उसका पति उसकी इज्जत कर सके। लेकिन कम से कम वह परिवार छोड़ो, लड़का तो अच्छा होना चाहिए ना। आप जानती भी है कि हमारी गौरी की शादी की बात कहाँ चल रही है? गौरी धीरे से पूछती है, कहाँ चल रही है? रेहान उसे बताता है, मोंटू बिश्नोई, उसके साथ तेरी शादी की बात चल रही है और वही कल तुझे देखने आने वाला है। ये सुनकर तो जैसे यशोदा जी और गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरी डरते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो एक गुंडा है। यशोदा जी भी परेशान होते हुए कहती है, हाँ सही कह रही है गौरी, न उसकी फैमिली का ठिकाना है, नहीं उसका। पूरे दिन वह बनारस में गुंडागर्दी करता फिरता है, तो भला मैं अपनी गौरी की शादी उसके साथ कैसे करा सकती हूँ? रेहान उनसे कहता है, मैं यही बात आप दोनों को समझाना चाहता था, और यह बात मैंने खुद बड़ी माँ के मुंह से सुनी है। और सिर्फ इतना नहीं, मैंने ये भी सुना कि वह बिश्नोई तुम्हें पहले से पसंद करता है, इसलिए कल तुम्हारी सगाई उसके साथ होना तय है। अगर कल तुम्हारी सगाई उसके साथ हो गई तो परसों बड़ी माँ तुम्हारी और मोंटू की शादी करवाने वाली है। यशोदा जी घबरा कर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, नहीं नहीं, तुम ये क्या बोल रहे हो? वह इतना नहीं गिर सकते, और ऐसा करके भला उन्हें क्या मिलेगा? रेहान उन्हें समझाते हुए कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि वह मोंटू से गौरी की शादी क्यों करना चाहती है, लेकिन एक बात तो तय है कि इसके बदले उनको कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। और एक और बात है, अगर गौरी इस घर से चली गई तो उन्हें आपकी वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी जिसके पीछे मेरे माँ बाप और बड़े पापा और बड़ी माँ पड़ी है। गौरी घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं उस मोंटू से कभी शादी नहीं। माँ आप प्लीज कच कीजिए। यशोदा जी सोफे पर बैठते हुए रोकर कहती है, मैं अब क्या करूं बेटा, मैंने खुद ही कुछ समझे जाने बिना हाँ कह दी। अगर तुम कल उस मोंटू से सगाई नहीं करोगी तो वह तुम्हारा बनारस में रहना ही दुश्वार कर देगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इतना कहकर वह अपना सिर पकड़ के रोने लगती है। यशोदा जी और गौरी दोनों की आंखों में आंसू देखकर रेहान भी इमोशनल हो जाता है। वह दोनों को गले लगाते हुए कहता है, आप दोनों फिक्र क्यों कर रही है, अभी मैं हूं आपके साथ। मैं जानता था कि यह सिचुएशन जरूर होगी। मैं जानता था कि अगर गौरी कल ये जानकर सगाई के लिए मना करेगी तो मोंटू पूरे बनारस को अपने सिर करेगा और वह गौरी को भी चैन से जीने नहीं देगा। इसलिए मेरे पास एक सलूशन है, अगर आप दोनों को पसंद आए तो। गौरी परेशान होकर पूछती है, क्या है? तुम जो भी कहोगे मैं वो सब करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे बचा लो। यशोदा जी भी कहती है, हाँ बेटा बताओ हमें क्या करना है, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करूंगी। रेहान एक बार दोनों की ओर देखता है और फिर गहरी सांस लेकर के कहता है, गौरी तुम बनारस से भाग जाओ। ये सुनकर दोनों ही चौंक जाती हैं। गौरी मना करते हुए कहती है, नहीं मैं ऐसे कैसे बनारस छोड़ सकती हूँ, और माँ को भी। रेहान परेशान होते हुए कहता है, तो तुम ही बताओ, तुम्हारे पास बचने के लिए कोई और रास्ता है? गौरी मना करते हुए कहती है, नहीं मेरे पास कोई रास्ता तो नहीं है, लेकिन मेरे नसीब में अगर यही है तो मैं कल के लिए तैयार हूँ। यशोदा जी उसे डांटते हुए कहती है, तू पागल हो गई है क्या? कल उससे सगाई करके क्या तुम मुझे जीते जी मरना चाहती हैं? तुझे क्या लगता है कि तुझे दुखी देखकर मैं यहाँ खुश रह सकूंगी? गौरी अपनी माँ से कहती है, लेकिन मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और अगर चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, कहाँ जाकर रहूंगी? मैं कभी बनारस से बाहर नहीं गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? रेहान उसे समझाते हुए कहता है, देख तू सब की परवाह मत कर, तू जानती है ना, मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली गया था, तब मेरे बहुत सारे मुंबई के फ्रेंड भी थे। उसमें से एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है आज भी, और मैंने उससे तुम्हारे लिए बात भी की है, और ये देख ट्रेन की टिकट। ये देखकर गौरी हैरान हो जाती है और कहती है, तूने ये सब कब कर लिया, और तुम्हें कैसे पता कि मैं इसके लिए मानूंगी? क्या गौरी रेहान की बात मानकर बनारस से भाग जाएगी? उद्धरण चिन्ह। अगर गौरी रेहान की बात मानती है तो क्या रिएक्शन होगा मोंटू का? उद्धरण चिन्ह।
एपिसोड -4। रेहान गौरी और यशोदा जी को बताता है कि निहारिका जी गौरी की शादी कहीं और नहीं बनारस के गुंडे मोंटू बिश्नोई के साथ करवाने जा रही हैं। ये सुनकर यशोदा जी और गौरी दोनों ही परेशान हो जाती हैं। तब रेहान उन्हें सजेशन देता है कि अगर गौरी बनारस से भाग जाए तो वह इस शादी से बच सकती हैं। रेहान के ये कहने पर कि उसने अपने मुंबई के एस बेस्ट फ्रेंड को गौरी के लिए बात कर ली है और उसने ट्रेन की टिकट भी करवानी है। ये सुनकर गौरी हैरान होकर रेहान से पूछती है कि क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। रेहान गौरी के गालों पर हाथ रखते हुए तैयार से कहता है, तू मेरी छोटी बहन है, इसलिए मैं किसी को भी तुम्हारे साथ बुरा करने नहीं दूंगा। मैंने सोच लिया था कि अगर तू इसके लिए नहीं मानेगी तो मैं तुम्हें अपनी कसम देकर भी मना ही लूंगा। और प्लीज़ मैं तुम्हें अपनी कसम देकर कह रहा हूँ कि मान जाओ बहना, वरना यहाँ के लोग पता नहीं तुम्हें कौन से नर्क में भेजेंगे। और तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तुम अगर एक बार मेरे फ्रेंड से मिलोगी तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ऐसे ही किसी लड़के को तुम्हारा ख्याल रखने को तो नहीं कहूँगा ना। मैं जानता हूँ आजकल के दौर के बारे में किसी भी लड़की पर विश्वास करना ये छोटी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं उसे कई सालों से जानता हूँ, मैं उसके साथ रहा हूँ। बस एक बार अपने भाई की बात मान और विश्वास करो, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा बड़ी माँ की साजिश से। रेहान को इमोशनल देखकर गौरी भी इमोशनल हो जाती है और वह रेहान के गले लगकर कहती है, मुझे आप पर भरोसा है भैया, आप कुछ गलत नहीं होने देंगे मेरे साथ। लेकिन मैं माँ को यहाँ पर इन लोगों के बीच अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ, आप ये तो सोचो। यशोदा जी उसे समझाते हुए कहती हैं, तुम मेरी फिक्र मत कर, मैं इतने सालों से इन लोगों के साथ रह रही हूँ और मेरे पास तो रेहान है ना। बस तू खुश रहेगी तो मैं ऐसे ही खुश हो जाऊंगी। रेहान गौरी के हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुझे आज ही मुंबई के लिए निकलना होगा। अगर कल तुम्हारी शादी हो गई उसके बाद तुम भाग नहीं पाओगे। और 1 मिनट। इतना कहकर रेहान अपनी जेब से एक स्मार्टफोन निकालता है और गौरी को देते हुए कहता है, ये ले फ़ोन, इसमें मैंने यह मेरा एक पर्सनल नंबर और मेरे दोस्त अभिनव गुप्ता का भी नंबर सेव कर लिया है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम हम दोनों में से किसी को भी कभी भी कॉल कर सकती हो। और एक और बात, मैंने इसमें लोकेशन ऑन कर दिया है, जिस वजह से मुझे हर वक्त पता रहेगा कि तुम कहाँ पर हो, जैसे मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। यशोदा जी रेहान की वह इमोशनल होकर देखती है और कहती है, पता नहीं तुम ना होते तो हम दोनों का क्या होता। रेहान माहौल को ठीक करते हुए मजाक में कहता है, और अगर आप दोनों नहीं होती तो मेरा क्या होता। सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। गौरी अपनी माँ के गले लगते हुए कहती है, क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? क्या आप मेरे बिना इन लोगों के बीच रह पाएगी? एक काम क्यों नहीं करती, आप भी मेरे साथ चलिए ना, हम दोनों यहाँ से बहुत दूर अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। यशोदा जी उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहती है, मेरी तो दुनिया ही यही है गौरी, तुम्हारी बाबा की यादें हैं यहाँ पर मेरे साथ। अगर मैं यहाँ से चली गई तो वह यादें भी मुझसे दूर हो जाएगी। उन यादों के सहारे तो मैंने इतने साल इस घर में निकाले हैं। गौरी कहती है, लेकिन माँ हम ऐसे अचानक अकेले कैसे जा सकते हैं? रेहान उसे समझाते हुए कहता है, देख तेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है। अगर कल एक बार तेरी सगाई हो गई तो फिर हम क्या महादेव भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे वह शैतान से। और शायद महादेव भी चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उस शैतान से ना हो, इसीलिए तो वक्त पर मुझे सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया। देख गौरी, मैं तुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त दे सकता हूँ, 5 मिनट में तय हो जाएगा कि तुम्हारी लाइफ क्या होगी। प्लीज़ एक बार शांत दिमाग से सोच ले। यशोदा जी कहती हैं, देख बेटा, मैं जानती हूँ तेरे लिए यह आसान नहीं होगा। इस दुनिया में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। अगर तुझे इस राक्षस से बचना है तो तुझे यहाँ से तो जाना ही होगा। आखिरकार गौरी दोनों की ओर देखती है और कहती है, ठीक है, मैंने फैसला ले लिया है कि मैं आज रात को ही मुंबई के लिए निकल जाऊंगी। रेहान खुशी में उसे गले लगाते हुए कहता है, दैट्स लाइक माई सिस्टर। रेहान जल्दी से गौरी का एक पुराना बैग अलमारी से उतारते हुए कहता है, जल्दी करो गौरी, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। गौरी, यशोदा जी और रेहान मिलकर गौरी का सामान जल्दी से 2 बैग में पैक कर देते हैं। रेहान स्टोर रूम की खिड़की खोलता है जो वहां के लोकल रोड पर खुलती थी। उस खिड़की से वह 2 बैग रोड पर फेंक देता है और खुद खिड़की कूदकर बाहर निकल जाता है। यशोदा जी जल्दी से उनका एक छोटा सा बक्सा खोलती है और उसमें से एक पुराना हार निकालती है जो सोने का था। वह सेट बहुत ही सुंदर था, उसके साथ सेट से मैचिंग लो झुमके और सोने के कंगन थे जो उनको किशन जी ने दिलवाए थे। यशोदा जी वह बॉक्स गौरी को देते हुए कहती है, यह अपने पास रखना, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो इसे बेचकर अपना गुजारा कर लेना, पर मेरी फिक्र बिल्कुल मत कर, ना समझी।
गौरी मना करते हुए कहती है, तुमने पहले ही अपने घरवालों से छुपाकर इकट्ठे किए हुए पैसे मुझे दे दिए हैं और अब यह हार भी मुझे दे दोगी तो तुम्हारी जरूरत है तो क्या होगा। यशोदा जी समझाते हुए कहती है, अरे पगली मेरी क्या जरूरत है, मुझे काम के बदले खाना तो मिल ही जाता है तो मैं इस हार का क्या करूंगी, तू इसे मेरा आशीर्वाद समझकर अपने साथ ले जा। आखिरकार गौरी मान जाती है। एपिसोड 5। गौरी आखिरी बार अपनी माँ को जी भर के देख लेती है। उसे पता नहीं था कि अब कब वह अपनी माँ से मिल पाएगी। तभी पीछे से रेहान की आवाज आती है, गौरी जल्दी चलो। रेहान टैक्सी में अब सामान रखे खड़ा था। गौरी अपनी माँ के गले लग बाई करती है और तेरे कदमों से छुपते हुए टैक्सी के पास चली जाती है। दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं और टैक्सी वहां से बनारस रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है। टैक्सी के जाते ही यशोदा जी अपनी जगह पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती हैं क्योंकि उनके पति के जाने के बाद एक गौरी ही तो थी उनकी अपनी, लेकिन आज वह भी उनसे दूर हो गई। उन्हें नहीं पता था कि वो अब कभी अपनी बेटी से मिल भी पाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ टैक्सी रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी। रेहान और गौरी अपने हाथ में एक एक बैग लेकर स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। अब तक स्टेशन पर हल्का सा उजाला हो चुका था, लेकिन सुबह का वक्त होने की वजह से स्टेशन पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। जगह जगह कई लोग किसी बेंच पर या तो जमीन पर सोए हुए थे। रेहान गौरी को लेकर स्टेशन की टिकट बारी पर चला जाता है और वहां बैठे ऑफिसर से पूछता है, सर बनारस से मुंबई जाने वाली ट्रेन कितनी देर में आएगी। वहां पर बैठा ऑफिसर कोई बुजुर्ग था जिसने अपने चश्मे को नाक पर पहन रखा था और दिखने में हट्टा कट्टा लग रहा था। वह बिना अपना चश्मा ही लाए अपनी आंखें ऊपर कर कहता है, बस 5 मिनट। रेहान थैंक यू कहकर गौरी का हाथ पकड़ के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर चला जाता है। वहां रखी एक खाली बेंच पर 2 बैग रख देता है और गौरी को भी वहां पर बैठता है। रेहान गौरी को कहता है, तुम यहाँ बैठो, कहीं मत जाना, मैं अभी आता हूँ। बिना गौरी की बात सुने रेहान वहां से भागते हुए एक स्टॉल की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद रेहान वहां पर वापस आता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी पानी की बोतल और कुछ चिप्स के पैकेट थे। रेहान पानी की बोतल गौरी को देते हुए कहता है, ये लो पानी की बोतल अपने पास रखना और यह चिप्स के पैकेट में अभी बैग में रख देता हूँ, ट्रेन में खा लेना। गौरी ये देखकर कहती है, अरे भैया इसकी क्या जरूरत थी। रेहान पैकेट को बैग में रखते हुए कहता है, क्यों जरूरत नहीं थी, अब इतना लंबा सफर है, तुझे भूख तो लगेगी। रेहान जल्दी से अपना कोर्स निकलता है और उसमें से कुछ रुपया गौरी को देते हुए कहता है, ये ले पैसे अपने पास रख। ये देखकर गौरी मना करते हुए कहती है, नहीं भैया यह आप क्या कर रहे हैं, मैं पैसे नहीं ले सकती, मेरे पास है पैसे, माने दीजिए मुझे। रेहान जबरदस्ती पैसे उसके हाथ में थमाते हुए प्यार से कहता है, मैं तुझसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे नहीं, और यह पैसे मैं यूं ही नहीं दे रहा। जब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाए तो मैं सामने से तुझसे ये पैसे मांग लूंगा। अब एक भी शब्द बोले बिना पैसे ठीक से रख दे। गौरी अपनी आंखों में आंसू लिए पैसों को बैग में संभाल कर रख देती है और फिर रेहान से कहती है, प्लीज भैया माँ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद मेरे हिस्से का सारा गुस्सा वह लोग मम्मी पर उतारेंगे। तभी स्टेशन पर अनाउंस होता है, बनारस टू मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 5 मिनट में रवाना होगी। रेहान जल्दी से बैग उठाता है और गौरी को लेकर टिकट में देखते हुए उसको उसकी जगह पर बिठा देता है। लोकल डिब्बा होने की वजह से उस डिब्बे में भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन लोगों को सीट खोजने में ज्यादा देर नहीं लगी। रेहान गौरी को अपनी सीट पर बिठाकर डिब्बे से बाहर आ जाता है। गौरी की सीट बारी के पास ही थी, इसलिए रेहान आकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। रेहान खिड़की से गौरी के हाथ पर हाथ रखते हुए प्यार से कहता है, तुम्हें यहाँ की कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सफर अब नए रास्ते पर शुरू होता है, इसलिए तुम सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करो और ऐसा कुछ करो कि सब लोग तुम्हें और यशोदा माँ को ऐसी जता दे जैसी तुम लोग डीजल करते हो। गौरी अपने आंखों में आंसू लिए कहती है, हम आपसे वादा करते हैं एक दिन आपको और माँ को हम पर बहुत गर्व होगा। तभी ट्रेन के चलने का हॉर्न बजता है और धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। ट्रेन के साथ साथ रेहान भी आगे बढ़ता है और साथ साथ गौरी को भी कह रहा था, तुम फिक्र मत करना, सब कुछ ठीक है, अपने फ़ोन का ख्याल रखना, अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे तो मुझे या मेरे दोस्त को कॉल कर लेना। ट्रेन कब तक अपनी स्पीड पकड़ने के लिए तैयार थी, इसलिए रेहान का हाथ छूट जाता है। गौरी भागकर दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है और रोते हुए रेहान को बाय करती है। गौरी रोते हुए वही दरवाजे पर बैठ जाती है। जो लड़की कभी बनारस से बाहर नहीं गई वह आज अकेली मुंबई जैसे बड़े शहर में अकेली जा रही है, ये गौरी के लिए आसान नहीं है।
सच में रेहान एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा भाई है, क्योंकि आजकल के मतलबी ज़माने में जहाँ पर भाई भाई का नहीं है, ना ही आज के ज़माने में भाई अपनी बहनों के बारे में सोचते हैं, ऐसे कलयुग में रेहान जैसा भाई भी है जो अपने बड़े पापा की बेटी के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। और आज से नहीं, जब से उसमें समझ आई है तब से। ट्रेन अपनी मंजिल के लिए निकल चुकी थी तो दूसरी तरफ रेहान घर के लिए। अब तक सुबह के 8 बजे बज चुके थे। वह जानता था कि घर पर अब तक सबको पता चल चुका होगा कि गौरी घर से गायब है। दूसरी तरफ ट्रेन बनारस से बाहर निकल चुकी थी। गौरी जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। रेहान में उसकी और वाली पूरी सीट बुक करवाई थी जिससे वह शांति से अपना सफ़र तय कर सके। तभी वहां पर एक बूढ़ कपल आता है। दादाजी दादी माँ को हाथ पकड़ के उनकी सीट पर बिठाते हैं और फिर हाथ ऊपर कर अपना बैग रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेन में हो रही हलचल की वजह से वह रख नहीं पा रहे थे। इसलिए गौरी अपनी जगह से खड़ी होती है और दादाजी से कहती है, लाइए दादाजी, हम रख देते हैं। ये सुनकर दादाजी खुश हो जाते हैं और प्यार से बैग देते हुए कहते हैं, धन्यवाद बिटिया। गौरी दादाजी के हाथ से बैग लेकर उसकी जगह पर रख देती है और फिर दादाजी को उनकी सीट पर बिठा दी है और खुद अपनी सीट पर बैठ जाती है। दादी माँ खुश होते हुए कहती है, बहुत ही खूबसूरत हो बिटिया, और उतनी ही खूबसूरत आप अंदर से भी हो, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। गौरी प्यार से कहती है, आप भी बहुत प्यारे हो। दादाजी कहते हैं, आजकल के नौजवान तो सामने से मदद करना तो दूर, लेकिन अगर उनसे कुछ मदद मांग भी लो तो ऐसे गुस्सा करते हैं जैसे उनसे उनकी जायदाद मांग ली है। तो दादी माँ उन्हें ठोकते हुए कहती है, क्या कुछ भी बोल रहे हो आप? माना कि कुछ होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ हमारी बिटिया की तरफ भी होते हैं ना। दादाजी खुश होते हुए कहते हैं, ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सच कही। वैसे बिटिया, आपका नाम क्या है? गौरी दादाजी। गौरी प्यार से कहती है। दादी माँ कहती है, बहुत ही पवित्र नाम है बिटिया आपका, इस नाम का मतलब पता है आपको? गौरी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ दादी माँ, गौरी भगवान शंकर की पत्नी और पार्वती माँ का नाम है। दादी माँ कहती है, तुम्हारी बातें और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ही धार्मिक लड़की हो, लेकिन फिर भी तुमसे कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने नाम की पवित्रता को बनाए रखना। यूं ही बातें करते हुए उनका सफ़र कट रहा था। गौरी को भी अच्छे दादा दादी मिले थे जिनसे बात कर गौरी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। ऐसा नहीं था कि गौरी के पास दादी नहीं थी, लेकिन वह दादी कहलाने के लायक ही नहीं थी। वह बहुत ही लालची और खुदगर्ज औरत थी। लेकिन जो भी हो, गौरी को तो जैसे भगवान ने इस ट्रेन में असली दादा दादी की खुशी दे दी थी। इस लंबे से सफ़र में उसे कोई अपना मिल चुका है। रात के 10 बजे ट्रेन आकर मुंबई स्टेशन पर रुकती है। गौरी दादाजी को वहीं रुकने का कहकर दादी माँ को पहले ट्रेन से उतारती है और भीड़ से थोड़ी दूर एक बेंच पर बिठा देती है और फिर भागकर फिर से ट्रेन में चली जाती है। जल्दी से अपनी सीट पर जाकर अपना एक बैग कंधे पर और दूसरा उसी हाथ में पकड़ लेती है। दादाजी को खड़ा करती है और उनका बैग भी पकड़ लेती है। दादा दादी को संभाल कर ट्रेन से दूर बेंच पर बिठाती है। दादा दादी भी बहुत खुश थे गौर के साथ इतना लंबा सफ़र तय करके। तभी वहां पर एक लड़का आता है और उसे देखकर दादा दादी खुश हो जाते हैं, क्योंकि यह उनका पोता था। दादा दादी गौरी को अपने साथ ले जाना चाहते थे, क्योंकि बातों बातों में उन्हें पता चला था गौरी पहली बार मुंबई आई है। लेकिन गौरी ने ये कहकर बात टाल दी कि उसका भाई उसे लेने के लिए आ रहा है, अगर वह यहाँ नहीं होगी तो उसका भाई परेशान हो जाएगा। दादा दादी उसकी बात मान लेते हैं और प्यार से उसको आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। कैसा रहेगा गौरी का मुंबई का सफ़र? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।